बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम 2 से 3% तक टूटे। दोनों इंडेक्स ऊंचाई से स्मॉल कैप इंडेक्स 20% तो मिड कैप इंडेक्स 18% हुआ करेक्ट। बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट का दौर कायम। निफ्टी भी 200 अंक गिरकर 22,900 के निचले स्तरों पर पहुंचा। दिग्गज रिलायंस और एमएनएम बना रहे दबाव। इधर बैंक निफ्टी में करीब 500 को गिरावट। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में भी जोरदार गिरावट। रियल्टी शेयरों में आज भी सबसे ज्यादा गिरावट, करीब 3% फिसला इंडेक्स। 4% गिरे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट। साथ ही ऑटो, फार्मा और सरकारी कंपनियों में भी दबाव। वहीं आईटी शेयरों में आज खरीदारी। सीएनबीसी आवाज के बिग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन। वोडाफोन के नतीजों का एनालिसिस पड़ा बिल्कुल सटीक। शेयर 7% गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। इधर खराब बाजार में बजट पेंट्स ऊपर। क्विक सिंगल्स में कविता जी का एक्सिस का टारगेट हुआ हिट। 995 के लक्ष्य पीथी बिकवाली की सलाह। और एमएससीआई में फरवरी रिव्यू का ऐलान। hyundai की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री। अदानी ग्रीन हुआ बाहर। इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ा। इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का वेट 18.8% से बढ़कर 19% होगा। ओके, मीनवाइल बात करते करते मार्केट एक और फ्रेश इंट्राडे लो पर। अब 22,830 पर हम। निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स अब 1350 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 650 पॉइंट नीचे। और एडवांस डिक्लाइन 1:12 का। एक एक करके स्टॉक्स धीरे धीरे करके धराशायी हो रहे हैं। और अब देखिए आप, वोडाफोन आइडिया टॉप लूजर है, अभी भी 8% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मन्नापुरम जो बैन में है 6% नीचे। जीएनएफसी 5% नीचे। संवर्धना 5% नीचे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 5% नीचे। एसजेवीएन 5% नीचे। हुडको देखिए आप, हुडको में फिर एक बार वही फेक रैली हुई और फिर वो स्टॉक पिटना शुरू हुआ। कुछ और स्टॉक जुड़ रहे हैं यहाँ पर। आईआरबी इंफ्रा नीचे आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डे लो पर आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी तकलीफ बढ़ रही है। इंडस टावर डे लो पर आया। डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, पेटीएम देखिए आप 723 पर अब पेटीएम आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा पेन इस समय मार्केट में आपको दिखाई देगी। अपसाइड के स्टॉक्स कमी है, एक आध स्टैंड आउट कर रहा है। यूनाइटेड ब्रूरीज जो 1.25% ऊपर है। और बर्जर पेंट्स हालांकि अपने इंटरडे हाई से अब ये भी कूल ऑफ हो रहा है। शुरुआत की जो अच्छी रैली थी उसके बाद अब ये भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। बीरो जय अनुज, और हम अब उस तारीख का मेरे ख्याल से लो तोड़ते हुए, यस 22820 अब फाइनली कोलैप्स। आज मेरे सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा डेट्स को लेकर और प्राइस को लेकर एश्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ 27 जनवरी का स्विंग लो 22,781 था। अब हम उससे मात्र 40 अंकों के डिफरेंशियल पे ट्रेड करते हुए। पेन निफ्टी बैंक 600 अंक नीचे। और हमने याद रखिएगा 29 जनवरी, 30 जनवरी और बजट इस पूरी रेंज के लो को वायलेट कर दिया। पेन, गजब पेन है इस वक्त बाजार में। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। रचना वैद्य, रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, कविता जी और राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हैं आप इस बाजार में? आपकी 2 कॉल्स क्या है आज की? जी गुड मॉर्निंग। जो मार्केट कर रहा है वो ही मैं करना चाहिए। वी शुड बी प्लेइंग द मार्केट ऑन द शॉर्ट साइड एंड बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रेड्स तो कल से आज में ऑलरेडी हुए हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, बट नेवरदलेस बाइंग का सोच भी नहीं सकते, इसलिए हम शॉर्ट साइड पे ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। वन ऑफ द काउंटर्स जहाँ पे अभी भी फर्दर चांसेस है गिरावट के, दैट इज हेवल्स के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट अभी भी कर सकते हैं। 1513 के करीब है ये फ्यूचर्स। यहाँ पे 1490 का टारगेट लगाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1530। तो 1530 जब तक ऊपर की साइड पे निकलेगा नहीं, तब तक हम 1490 की तरफ जा सकते हैं। अदर काउंटर जहां पे हम देख सकते हैं फॉर द शॉर्ट साइड वुड बी प्रोबेबली वोल्टास। वोल्टास में 1272-73 के करीब प्राइस है। यहाँ पे हम जब तक 1285 के नीचे रहेंगे तो ऑल चांसेस कि हम 1260 और 50 की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो ये रचना जी की 2 शॉर्ट्स। रचना जी पिछले एक हफ्ते से सिर्फ शॉर्ट लेकर आ रही हैं। अभी रचना जी को देखकर ना, रचना जी के गुरु की काफ़ी याद आती है, अश्विनी गुजराल की। वो भी जब मार्केट इस तरीके का होता था तो एक ही कहते थे कि पैसा बनाओ शॉर्ट में पैसा बन रहा है तो बनाओ ना। बोलते टफ मार्केट क्या है, तो ईजी मार्केट है यहाँ, तो शॉर्ट करके पैसा बन रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कविता जी बताइए, आपने क्या 2 ट्रेड्स पिक किए इस समय के? कविता जी फाइनली 2 महीने के बाद
आज म्यूट बटन पर आ गई। कविता जी सॉरी, बताइए। JSW स्टील पर फर्दर वीकनेस आते हुए दिख सकती है अनुज जी। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी इन्हीं लेवल से शेयर किया है। 945 के नीचे काउंटर फिसलता हुआ दिखा है। सो 935 925 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 950 का। अनदर काउंटर मुझे लग रहा है अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी फर्दर वीकनेस बढ़ते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ काउंटर 1106 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1095 1072 अदानी पोर्ट्स पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1125 का। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से नो डाउट एक शॉर्ट के ट्रेड्स है, बट वीरेंद्र जी फ्रेंकली मैं यहाँ पे एक ही ट्रेड ऐड देना चाहूँगा क्योंकि सेटअप्स थोड़े ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। सो मे बी आज लेटर हाफ में इन बिटवीन पुल बैक मूव्स को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से अगर शॉर्ट पोजीशंस एग्रेसिव बनानी है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए रादर देन करंट लेवल्स पे बेचने की जगह। सो मेरा एक ही ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड पे और वो है टोरेंट फार्मा में, जहाँ पे आज 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं। इवन प्रीवियस स्विंग लो स्टॉक ने ब्रेक किया है। सो यहाँ पे मैं लग रहा है कि नेगेटिविटी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। तो करंट लेवल्स पे टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाए जा सकते हैं 3140 के स्टॉप लॉस से 2950 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय रुचित जी की ट्रेड्स। अब चलते हैं राजेश सतपुते के पास। राजेश जी बताइए, आपने क्या ट्रेड्स पिक किए इस समय? जी देखिए, बाजार देख के तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखना पड़ेगा। देखिए साइंड इज अ सेल। मुझे लगता है कि साइंड में यहाँ पे जिस तरह से रिकवरी हुई थी उसके बाद ये पिछले 2-3 दिनों से हल्का हुआ है अपने रेजिस्टेंस को हिट करके। तो साइंड सेल करे। स्टॉप लॉस रहेगा 1465 का, मेरा टारगेट रहेगा 1390 का। सेकंड सेल कॉल रहेगा बीएससी। देखिए आज बीएससी का अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इट्स अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। और जिस तरह से फॉर्मेशन है मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन है आज। तो यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली बीएससी में दिख रही है जिसका टारगेट 4850 से 4800 होगा। स्टॉप लॉस होगा 5150 का। हाँ, इस बीच हम 825 पे। बट अनुज, मैं कुछ देर पहले चार्ट देखा था निफ्टी के। हमने जितनी तीव्रता से ये 5 फरवरी से लेके टिल डेट में इस पूरे 1000 पॉइंट के स्विंग को, और मेरे ख्याल से ये जो 200 500 700 पॉइंट आए वो तो इतने 2 ही दिन में आ गए, है ना। एफआईज की प्लेसमेंट, ये 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, ये प्राइस, ये बिहेवियर, ये पोजीशनिंग, ये सजेस्ट कर रही है क्या कि 22,800 के नीचे मैं एक कम से कम और बड़ा लेवल देखता हूँ? ये पोजीशनिंग सजेस्ट कर रही है क्या? देखिए वीरू, मैं पता है क्या, अब कुछ चीज़ें कह के ना रिपीटेटिव नहीं साउंड करना चाहता। मुझे ना ये वाली मार्केट ना मुझे स्कूल की याद दिलाती है। जब हम सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, और प्राइमरी स्कूल की खास तौर से। प्राइमरी स्कूल में ना हमारे 3 टॉपिक्स होते थे बैक टू बैक, हिंदी, इंग्लिश और एक पीटी। और जो हमारे हिंदी के जो मास्टर थे ना वो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज थे और बहुत पिटाई करते थे। उसके बाद इंग्लिश वाली उनसे थोड़ी और आगे थी, और उसके बाद पीटी वाले तो सब कांप जाते थे उनसे। तो वो कई बार ना जब वो हिंदी के टीचर का मूड ख़राब होता था, मैं सोचते थे यार अभी तो यही पीरियड चल रहा है, इसके बाद अब इंग्लिश का भी काटना है और वो पीटी वाला भी काटना है, वो कैसे कटेगा। ये मार्केट बिल्कुल उस तरीके की याद दिलाता है। सुबह सुबह लगता है यार अभी तो ये मार्केट ओपनिंग का शो कैसे निकलेगा, फिर क्लोजिंग का सोच के अभी से डर लगने लगता है कि क्लोजिंग तक मार्केट क्या करने वाला है। तो ये बिल्कुल बहुत ड्रेडफुल और ये पेनफुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ एज कमेंटेटर हमारे लिए अगर ये इतना पेनफुल है तो जो बेचारे फंसे हुए हैं पोजीशंस में, या जिनके पास स्टॉक्स हैं, गले तक स्टॉक्स हैं, जिन्होंने पिछले 3-4 साल में अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में ही लगाया है, कईयों ने तो लैंड वैंड बेच के स्टॉक पे लगाया है, कुछ ने तो एक कंप्लीट एसेट डाइवर्सिफिकेशन को एकदम दरकिनार कर दिया था, सोना वोना सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में पैसा लगाया है। आई थिंक पिछले 3-4 महीने ना सबके लिए एक लेसन रहे हैं, सबके लिए, कि मार्केट भी एक एसेट क्लास ही है, अकेली एसेट क्लास नहीं है स्टॉक मार्केट। हर जगह पैसा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और स्टॉक मार्केट में बेयर मार्केट भी आती है। ये आई थिंक एक मार्केट ने पिछले 4-5 महीने में सबको रिमाइंड कराया है। और इस बार जो कॉन्फिडेंस हिला है ना, टाइम लगेगा इस बार मार्केट को वापस ना सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई पे वापस आने में, कॉन्फिडेंस को वापस ऑल टाइम हाई आने में इस बार टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार मार्केट ने कॉन्फिडेंस तोड़ा है। बहुत लोगों की कमर तोड़ी है इस बार मार्केट ने। कमर तोड़ी है, और
इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिट्रेसमेंट और टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट प्राइस रिट्रेसमेंट, यानी जितना समय लगा अनुज, मैं दिख रहा था आपको याद होगा 2008 में जब वो उस आईपीओ के बाद जब प्राइस डैमेज शुरू हुआ, 26 जनवरी से वो प्राइस डैमेज शुरू हुआ था और वो चला था 1 साल के आसपास। तो अभी तो हमने अनुज मात्र 6-7 महीने देखे हैं, 5-6 महीने देखे हैं। तो ये सेकेंड सबसे बड़ा पेनफुल टेन्योर है ये बाजार का, 2008-9 के बाद सबसे बड़ा, क्योंकि जो कोविड में प्राइस डैमेज हुआ था वो मात्र 1 महीने का था, 1.5 महीने का था। उसके बाद जो प्राइस डैमेज 21 में हुआ वो लगभग सितंबर में शुरू होके 2-3 महीने में ख़त्म हो गया था। बट ये सबसे बड़ा प्राइस डैमेज है। ट्रेड्स पूरे हो गए डॉक्टर साहब, एक बार बताइएगा मेरे को प्लीज़, मैं आई थिंक स्किप कर गया। हाँ, और ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर, बट रिकवरी बहुत कोई बाजार में सब्सटेंशियल नहीं है। बैंक निफ्टी अब डे लो पर 48,844, अनुज 5.5 नीचे। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे समझते हैं उन्होंने देखी हैं ऐसी बेयर मार्केट्स कि कैसे इसको नेविगेट किया जाए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक किस्म की बेयर मार्केट में हैं, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में, कैसे नेविगेट करें इसको? गुड मॉर्निंग अनुज। नहीं, आप इसको कोई भी नाम से बोले, पेनफुल तो उतनी ही रहेगी। वो करेक्शन है ना, बुल मार्केट बोले, बेयर मार्केट बोले, यू आर राइट। बट इसको नेविगेट कैसे करें? देखिए, ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, कहावत है, द लेसन्स आर द सेम ओल्ड, द लर्नर्स एंड द पीपल्स आर न्यू। तो ये है कि ये मार्केट की गिरावट जिस प्रकार से आई है, एक वेकअप कॉल है काफी लोगों को, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, जिसका कि भाई जिन्होंने एसेट एलोकेशन को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाया है। और हमको ये मार्केट कब से सिग्नल दे रही है? ये दे रही है हमको, आप ये देखिए, करीब अक्टूबर से ये शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, फिर रिकवरी आ रही है। अब वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी अगर हम नहीं संभले तो फिर we'll have to pay the price। नेविगेट कैसे करें? मुद्दा ये है, जो चीज फंडामेंटली आज आपको समझ अभी भी नहीं आ रही है कि आपने क्यों ली थी, या जिसके कहने पे ली थी उसको पूछने पर वो फोन नहीं उठा रहा है या बता नहीं रहा है, वो आप समझ जाइए कि ये डाउटफुल फंडामेंटल्स वाली जो चीजें हैं, इनमें से आपको निकलना है। अब इसमें से आज निकले या आपको कल निकलना है, ये आप पे है, पर निकलना जरूरी है अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो। और वो पैसा आप बचा के रखिए, कंजर्व करिए प्रिंसिपल को, अपने कैपिटल को। और अच्छे बिजनेसेस जो अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं, जब वैल्यूएशंस, कंफर्ट अब बहुत अच्छा खासा दिखना शुरू हो चुका है, वहां पे एलोकेट करिए। 3-6 महीने बाद आप ये वाला माहौल भी भूल जाएंगे, जब लेवल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक ठाक इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि देखिए, हमारा बजट अच्छा गया, आरबीआई पॉलिसी बहुत कंड्यूसिव रही है, रिजल्ट्स में भी कोई खराबी खास नहीं है अनुज। सो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो उसकी टेलविंड है हमारे पास, मतलब वो है, बने हुए हैं। अब वो माहौल और लिक्विडिटी का जो सवाल उठता है, वो कब आती है मुझे नहीं मालूम, बट वो आएगी जरूर, चाहे वो जून में आए, वो सितंबर में आए, पर कहीं ना कहीं दैट इंप्रूवमेंट विल हैपन। बट जैसे लेवल्स अच्छे स्टॉक लेने के आपको मिलेंगे नहीं। मुद्दा वही है कि पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे इस टाइम पे एलोकेट और इक्विटी में करने चाहिए, जो जो हम लोग घबरा के नहीं कर पाते हैं। तो एसेट एलोकेशन ये नहीं कहता कि आप इक्विटी से निकाल के हर चीज पे बाकी में डाल दीजिए। ऐसे समय पे इक्विटी में ज्यादा डालना है। तो इफ यू कैन डू दैट तो बहुत बढ़िया आपके लिए। बट फंडामेंटली वीक चीजों से बिल्कुल आपको मतलब समेट लेना है वो वाला कार्यक्रम। उसमें अगर अभी भी हैं, खींचे चले आ रहे हैं कि उम्मीद है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मत कीजिए, उसको राइट ऑफ कर दीजिए, लॉसेस बुक कर लीजिए, जो भी कर रहे हैं। ऑफकोर्स ऐसा अपने 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 वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के किया जाएगा ये चीज। ये कोई आप अपने आप कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आएंगे नहीं। थोड़ा सा प्रकाश जी, इसमें एलिमेंट ऑफ एडवाइस, आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी लेना चाहिए। प्रकाश जी, दिक्कत क्या, पैसा बचेगा तब तो डालेंगे ना। पैसा ही पूरा तो चला गया इस मार्केट में पिछले 3 महीने में। आप कहाँ पर बाय कर रहे हैं? आप अगर इंक्रीमेंटल कैश डाल रहे हैं इस मार्केट में जी। तो कहाँ डाल रहे हैं और कहाँ से निकाल रहे हैं? दोनों सवाल जरूरी है। अनुज, टू बी ऑनेस्ट, निकालने का तो जो पहले निकाल चुके हैं, जो प्रॉफिट बुक कर चुका हूं मैं, वो डिप्लॉय कर रहा हूँ। और खास ऐसा भी कोई मैंने कैश आउट नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो चीजें ली हुई है, मुझे पता है आज फंडामेंटली वो इतनी स्ट्रांग है कि नंबर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर मार्केट में थोड़ा प्राइस डैमेज है, वो रिकवर हो जाएगा। तो उसमें तो मैं तो कई बार भाव भी नहीं देखता इन सब चीजों के। इंक्रीमेंटली जो मुझे लग रहा है कहाँ लगाना चाहिए, तो देखिए, आप एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी आईटीसी होटल्स के जरिए। आईटीसी ने जब डीमर्ज किया, ये बिजनेस लिस्ट हुआ,
उसके बाद मेरे ख्याल से 180 तक गया है, मुझे याद नहीं है क्या हाई किया था, बट वो ETF की सेलिंग, ये वो जो भी टेक्निकल फीचर्स थे, फंक्शन वो थे, वो सब हो चुके हैं। आज ये ITC होटल्स आपको इस लेवल पे जो मिल रहा है, ये इंडियन होटल्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप है इसमें। मतलब ITC होटल सस्ता है, इंडियन होटल बड़ा महंगा है, जबकि ये नंबर 2 होटल चेन है, बहुत कुछ एक्सपेंशन की बातें हो रही है, कैश पॉजिटिव है। सो ऐसे बिजनेसेस आपको जब मिल रहे हैं, जो अगले 4, 5, 7, 10 साल में अच्छा काम करने वाले हैं, और वैल्यूएशन डिमांडिंग नहीं है। मतलब ऐसी भी नहीं है कि आप डाउटफुल होंगे कि हाँ 165, 167 से वो हो सकता है 150 भी चला जाए, पर बेशक जाए, बट ऊपर जाने की जगह उसमें बहुत है। सो वी आर एडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग। दूसरा एरिया जो केमिकल्स में एक रेजिलियंस आई है नंबर्स के जरिए भी, और जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसमें हमने देखा हुआ केमिकल्स का कहीं इस टाइप का कोई वो है नहीं कि केमिकल्स को भी लपेट में लिया जाएगा और वहां पे मार पड़ेगा। और इंडियन केमिकल कंपनीज की जो क्षमता बनी है उसमें ठीक ठाक एक एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हुआ है। सो मेरे हिसाब से केमिकल्स इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक होगा। टैरिफ नो टैरिफ डोमेस्टिक ग्रोथ जो आ रही है, कॉस्ट ऑफ फंड घट रहा है, स्प्रेड्स ठीक ठाक आने लगेंगे। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दैट विल नॉट हैपन। तो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बड़े में से चुन लीजिए, आप या चारों ले लीजिए थोड़ी थोड़ी करके, आई एम श्योर यू विल मेक मनी। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जिन स्टॉक्स में अब पेन शुरू हुआ है सबसे बड़ा, आई मीन आप देखिए जो कि आपके इस पूरे बुल मार्केट के स्पेशली आई मीन 2023-24 के अंत तक, उसमें जी। पॉली कैप, उसमें आप देखिए CDSL को देखिए, आप उसमें देखिए BSC को देखिए, आप MCX को देखिए, अब पेन यहाँ पे शुरू हो रहा है। आपका व्यू इन पे क्या है? मतलब ये सारे वो लोग जिन्होंने अब तक के बाजार के पेन वाले फेस को नहीं देखा था, उन्होंने 2008 नहीं देखा, उन्होंने 2013 नहीं देखा, उन्होंने 2021 नहीं देखा, 20 नहीं देखा, ये कैसे हैंडल करें इस पेन को? आई मीन लुक एट MCX, लुक एट CDSL, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? सो ये देखिए CDSL अपनी पीक से नीचे कितना आया है। मतलब ये हो सकता है कि इस साल में गिवन द फैक्ट कि इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले, 18 करोड़ की उस पे पहुंच गए हम लोग, जो एक्टिविटी रेट बढ़ा है उसको रिवॉर्ड किया मार्केट ने। बहुत उम्दा बिजनेस है, 70% के ऊपर का एबिटा मार्जिन पे काम करता है, मतलब। और इस टाइप के बिजनेसेस दूसरा कोई कर नहीं सकता, आप क्रिएट नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे देखो या मोड देखो, हर चीज पे वो है। तो मुझे लगता है अगर वो 2000 के करीब जो 1900 समथिंग पे जो गया है वहां से नीचे आया है, तो पी एक्सपेंशन जो था वो पी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, बट फंडामेंटली तो कोई चेंज आया नहीं। तो इसमें प्राइस डैमेज है, बिजनेस डैमेज कोई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये वापस लेवल्स नहीं आएंगे और आप उतनी पेशेंस नहीं है आपकी वेट करने की, तो नेचुरली आपको तो कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा। बट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि CDSL आज के लेवल पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो प्रॉफिट में है, तो नुकसान तो नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये देखना है कि इस प्राइस डैमेज के बाद रिकवरी जो आती है, उसके लिए आप उसमें समावेश आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं उस जर्नी में। आई डोंट थिंक देयर इज। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, एक छोटी कंपनी है प्रोटियम ई गवर्नेंस करके। आपको पता है क्या कामकाज करती है? सारे बैक एंड ई गवर्नेंस वाले सारे कामकाज करती है। आज अगर आपका बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खुल रहा है 5 मिनट के अंदर, इट इज थैंक्स टू द बैकबोन दैट दे हैव क्रिएटेड। और अभी तो बहुत कुछ करेंगे, ये एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्ट लाइंस नहीं आएंगी। अब इस कंपनी का भी अगर आप प्राइस डैमेज देखेंगे तो जो इसका पीक था, मुझे याद नहीं है पीक क्या था, बट करीब 2100-2200 के करीब होगा। अब वहां से ये नीचे आया है, लेकिन फंडामेंटली तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो फैंसी जो थी वो पी मल्टीपल के जरिए जो दिख रही थी एक्सपैंड होके, वो घट रही है। तो जहां फैंसी घट रही है, बिजनेस सही है और प्रॉमिसिंग है, वहां तो आपको लेने बनता ही है। मतलब उन्हीं उन्हीं स्टॉक्स का चयन करना है आपको कि फैंसी कम हो रही है, बिजनेस वहां का वहीं है या सुधरा हुआ है। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू हैव टू। हाँ, क्या करे प्राइस डैमेज के बाद? इफ यू आर एन इन्वेस्टर एट लोअर लेवल्स, तभी आपके पास एक विकल्प है प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन अगर आपने लिया ही उसको 1800 पे, तो 1300 पे क्या प्रॉफिट बुक करेंगे? यू विल हैव टू वेट फॉर इट टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी। मतलब पुराना जो उसका समय था, एक्सपेंशन जो पी का था, वो आएगा टाइम करेक्शन के बाद, वो EPS ग्रोथ के जरिए आ सकता है वो। तो आई आई थिंक ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें।
फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेसेस को लेके पकड़ के रखने की तैयारी जब थी आपकी पहले दिन, आज भी उस आपने जो शपथ ली थी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूं, उस शपथ को दोहराए, उसको याद कराए और पकड़ के रखें। तो आई डोंट थिंक फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेसेस में जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो बीएसई हो, सीडीएसएल हो, मैंने इसका जो उदाहरण दिया, ये सारे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में कोई डैमेज कर रहे हैं। सीडीएसएल में हो सकता है नए डीमैट अकाउंट ना खुले, तो बीएसई को तो एक्टिविटी बहुत मिलेगी, इतनी सेलिंग आ रही है। अगर सेलिंग में भी कमाई होती है, बाइंग में भी कमाई होती है, राइट? सो आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट देयर बिजनेसेस। इट जस्ट जो पी एक्सपेंशन था वो थोड़ा सा रैशनलाइज हो रहा है, विच इज गुड फॉर द मार्केट, हेल्दी होता है। अच्छा, ये कल आपने प्रकाश सर अपोलो का हॉरर शो देखा क्या? आई मीन नंबर्स तो ठीक ठाक थे, उसके बाद लिक्विडेशन है, और ये हॉस्पिटल स्पेस वो था जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। आई मीन एक बार के लिए जो डायग्नोस्टिक की स्टोरी थी वो मेरे ख्याल से 2022 के मध्य में कोलैप्स हो गई, फार्मा कोलैप्स हो गया, बट स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे सारे हॉस्पिटल्स। फोर्टिस को देखिए आप, मैक्स को देखिए आप, अपोलो को देखिए आप, सबने अच्छा पैसा बना के दिया। यहाँ पर आपका व्यू क्या है? नहीं, सो अनुज, वीरू देखो, अनुज को ये सेक्टर पसंद नहीं आता, इसलिए वो मेरे से सहमत रहेंगे कि ये सेक्टर हमेशा ओवर प्राइस रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ पेपर। हिस्टोरिकली क्या था, आपके पास 2 नाम थे, 3 नाम थे हॉस्पिटल स्पेस में जब भी आपको इन्वेस्ट करने की बारी आती थी। पिछले 5 साल में बहुत सारे नए विकल्प आ गए। आपको ये समझना है कि अच्छी चीजें जो जो बिजनेस जहां अच्छा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, विच आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन है, उसका कॉम्बिनेशन तालमेल कहाँ बैठता है, वो एक तो गिनी चुनी चीजें हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो नारायण रुदाले जो एनएच के नाम से लिस्टेड है, उसको उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस या कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं है कि उनको कुछ ना कुछ कैसे भी करके पेशेंट लाने हैं, उनको प्राइस करना है एवरेज रेवेन्यू पर, बेड को इतना प्राइस करके महंगा कर देना है, तब जाके कमाई होगी। ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है और जिस सेगमेंट को केटर करता है, इनको कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आपने एनएच की कहीं एडवर्टीजमेंट पढ़ी हो या होर्डिंग देखी हो या कुछ हो, इश्तेहार देखा हो तो मुझे बताइए। जबकि अपोलो और ये सबको कॉन्स्टेंटली इस लेवल को, बिजनेस लेवल को जस्टिफाई करने के लिए ग्रो करना पड़ता है, चाहे वो एक्विजिशन से करें या नए पेशेंट्स लाके करें। सो आई थिंक जो स्ट्रेस है सिस्टम में नए बिजनेस ग्रोथ का, उसमें मार पड़ रहा है और अपोलो की स्टोरी वही आपको दिख रही है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसे है, आई वुड कीप अवे फ्रॉम दिस सेक्टर। अगर मुझे एलोकेशन करना ही है तो एनएच में करूँ। नहीं प्रकाश जी, वैसे फ्रैंकली मेरा इशू ये नहीं है कि मुझे ये सेक्टर पसंद नहीं है। मेरा इशू ये है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँगा तो मैं इस सेक्टर में कभी पैसा डालूंगा नहीं। वो मेरा एक अपना पर्सनल रीज़न है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। और बिजनेस तो सबसे अच्छा, हॉस्पिटल से अच्छा बिजनेस क्या है? डर बेच के पैसा बना रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो वही होता है। तो उसमें क्या मतलब, आप उसमें तो क्या ही बात करेंगे। बट खैर, आपकी बात से मैं मतलब स्टॉक के हिसाब से मैं सहमत हूँ। मेरा व्यू उसमें थोड़ा सा अलग है, वो अलग किसी अलग कारण से है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक टेक्नो फंडा व्यू जोड़ते हैं इस मार्केट में। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतमोता जुड़े हमारे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग। रुकेगा या नहीं मार्केट ये? अब तो हम इंटरडे में 22,800 भी तोड़ चुके हैं, मतलब जो लो थे जनवरी के 22,786, ऑलमोस्ट वहां तक आ गए हम। बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 जो डेटा जिसको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, एक है कि इंडेक्स में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है बाजार में दिखाने के लिए कि रिकवरी कहाँ आ सकती है। तो आप देखेंगे 89% के कहीं ना कहीं अभी भी शॉर्ट्स एफआईज के द्वारा बने हुए हैं बाजार के अंदर में, और मात्र 11 से 12% की जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड पे बनी हुई है। अब ये जो लेवल्स है, टिपिकली हमने देखा है कि जब भी ये रेशियो 10% के आसपास आ जाता है लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो, तब एक कहीं ना कहीं बाजार में रिवर्सल के चांस बनते हैं। और क्योंकि हम उस लेवल के कहीं ना कहीं आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये एक पहला साइन होगा जिसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ही नहीं कि ये लेवल आ गया, इसका मतलब हम जाके कल बाइंग कर ले। ये एक इंडिकेटर है कि यहाँ पर पे बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन एफआईज की, और जनरली इस एरिया से रिकवरी आती है। दूसरा जो डेटा हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो ये कि
कितने परसेंटेज स्टॉक्स हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय पे 23% स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी ये रेशियो 20% के आसपास आया तब एक मार्केट में इंटरमिटेंट बॉटम बनी है। तो कहीं ना कहीं इस रेशियो से हम बहुत ही मतलब ज्यादा दूरी बची नहीं है। अब अगर से यहाँ पर पे आज की जो गिरावट है इसके बाद अगर से रेशियो 20% के आसपास आ जाए, 19% के आसपास आ जाए, तो वो भी एक अच्छा एक साइन होगा। अब पर अल्टीमेटली हर चीज को प्राइस में रिफ्लेक्ट होना है, और प्राइस का जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप पुराने लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल की जरूरत है, वो है 23,200। जब तक 23,200 के ऊपर बाजार नहीं जाता तब तक के ये प्रिज्यूम करना कि बाजार का बेस यहां बनेगा या ये बॉटम नहीं टूटेगा, मैं जनरली ट्रेंड फॉलो करता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं रिवर्सल सिग्नल का वेट करूंगा, वो होगा 23,200 के ऊपर। अब रही बात ऐसे समय पे कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, तो अनुज हमें लगता है हमने कल बहुत डिटेल में वर्क किया, जिसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, या हमने हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कंपनीज को देखा जो दोनों पैरामीटर्स टेक्निकल और फंडामेंटल का मिक्स करते हैं। तो 3 स्पेस हमें क्लियरली लगता है जो ओवरवेट होना चाहिए: बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर। ये ऐसी जगह पे है जहां पर पे सबसे ज्यादा सेफ्टी इस समय बाजार पे है। और इसके अलावा कुछ भी आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार पड़ने के चांस है वो ज्यादा है। तो इस पोर्टफोलियो की जो ओवरवेट पोजीशंस है वो इन 4 सेक्टर्स के अंदर में होना जरूरी नजर आती है। आशीष जी, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? हेजिंग करके बैठे हैं पीएमएस में, या फिर अभी उतना डैमेज नहीं हुआ है? क्या नहीं देखिए वीरेंद्र, एक तो क्या, जब आप साइकिल्स बहुत सारी देख चुके रहते हैं तो जनरली आपको एक आइडिया आता है कि ये देखिए ये तो बाजार का पार्ट है, ये होता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि इसको आप इस तरह देखिए कि जो लोग अभी तक के इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, एक बहुत बड़ी बुल मार्केट चल रही थी, उनके लिए वापस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बाजार में बनेगी। उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ऑलरेडी पैसा बनाया पर अभी जो एक गिरावट देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढेंगे कि वापस से कौन सा समय है जहां पर पे पोजीशंस को बनाने का या एवरेज करने का सही समय आएगा। तो देखिए इन्वेस्टर तो यही ढंग से सोचता है, या तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, या कैसे नए जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको कौन सा ऐसा पॉइंट है या प्राइस एरिया है जहां पर पे एवरेज करने से सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। क्योंकि अब ये प्राइस डैमेज तो आ चुका है, इसमें देखिए कोई बात नहीं, इसमें सबको मार पड़ी, चाहे हम हो या दूसरा कोई भी जिसके पास पीएमएस हो या स्टॉक पोर्टफोलियोज हो, सभी को मार पड़ी है। पर इसको अगर से आप पॉजिटिविटी के साथ देखें तो अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बाजार में बनना शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब अपने आप को ओपन रखिए, देखिए कहाँ कहाँ प्राइस करेक्शन हुआ है, बट अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आ रही है, केपेक्स किसी कंपनी ने ऑलरेडी कर चुका है और अब वहां पर पे एसेट टर्न अच्छा हो सकता है, तो वहां पर पे आपको अर्निंग ग्रोथ नजर आएगी। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एरिया होगा जहां से अच्छे स्टॉक्स के अंदर में देखने की हम शुरुआत कर सकते हैं। ओके, चलिए आशीष जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक सैनिटी प्रोवाइड करने के लिए। मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है वैसे लोअर लेवल से, 22,798 के लो से 22,880 तक हम आए हैं, और मिड कैप में हालांकि रिकवरी कम है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी रिकवरी है। देखते हैं ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी या वापस प्रोग्राम शुरू होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस शो को समेटेंगे इनफैक्ट, और उसके बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।